नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कार्बनिक रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हाँ, हमारा फोकस रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन पर। मतलब ये बनते कैसे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, तो हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं जो इनकी तैयारी के तरीके बताते हैं। जी, और हमारा मकसद यही है कि इन तरीकों को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि इनके पीछे क्या चल रहा है। सही है। मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना कि क्यों कोई खास तरीका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है ना कि कैसे केमिस्ट्स बिल्कुल सटीक तरीके से चुनते हैं कि भाई अब एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन, अलग-अलग चीजें इस्तेमाल करके। हाँ, ये नियंत्रण ही तो है, आणविक स्तर पर नियंत्रण। सही कहा। ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये तो एक कला है। हाँ, तो चलिए इसी कला को समझते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे आम तरीकों से, जैसे अल्कोहल से बनाना। हाँ, अल्कोहल एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। हाँ, कॉमन है। ठीक है। अल्कोहल का या तो ऑक्सीकरण कर लें या फिर विड्रीहेजोजिनीकरण, दोनों से ही बन सकते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जोड़ना। हाँ, एक तरह से, या हाइड्रोजन हटाना। अच्छा, तो इसमें अल्कोहल का टाइप जरूरी होता होगा, जैसे प्राथमिक या द्वितीयक? बिल्कुल, यहीं पर चीजें थोड़ी अलग होती हैं। देखिए, अगर प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें OH वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो। हाँ वही, उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है। पर यहाँ एक एक चैलेंज है। एल्डिहाइड जो है ना, वो खुद भी आगे ऑक्सीकृत हो सकता है। ओह अच्छा, मतलब वो रुकेगा नहीं। हाँ, आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाना पड़ता है, कैसे? इसके लिए हम एक माइल्ड, मतलब हल्का ऑक्सीकारक एजेंट यूज करते हैं, जैसे पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी कहते हैं इसे शॉर्ट में। पीसी से? हाँ। हाँ, सुना है। हाँ, तो ये इतना ताकतवर नहीं होता कि एल्डिहाइड को फटाफट एसिड बना दे। ये बस एल्डिहाइड तक ही ले जाता है। अच्छा, ये तो नियंत्रित ऑक्सीकरण हुआ, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही। सही पकड़ा, बिल्कुल। और अगर द्वितीयक अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, जहाँ OH वाला कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हो। हाँ, उसके साथ ये दिक्कत थोड़ी कम है। उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा। कीटोन? और कीटोन जो है वो सामान्य परिस्थितियों में आगे आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। अच्छा। तो यहाँ ज्यादा चिंता नहीं। हाँ। यहाँ थोड़ी राहत है। इसलिए हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। कीटोन बन गया, बस वो आगे नहीं भागेगा। समझ गए। तो यहाँ नियंत्रण थोड़ा आसान है, कह सकते हैं। आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, विहाइड्रोजनीकरण। हाँ, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन हटाना। अच्छा। ये तरीका इंडस्ट्री में काफी चलता है। इसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल की भाप को, वेपर्स को, लगभग 573 केल्विन, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तांबे पर से गुजारते हैं। कॉपर कैटलिस्ट का काम करता है। तांबे पर से? अच्छा। हाँ, तो कॉपर क्या करता है, अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, H2 निकल जाती है, और पीछे एल्डिहाइड या कीटोन बच जाता है। तो ये भी ऑक्सीकरण ही हुआ, बस हाइड्रोजन हटाकर। बिल्कुल, एक तरह से वही बात है। दिलचस्प है। तो अल्कोहल का टाइप और तरीका चुनकर हम तय कर सकते हैं कि एल्डिहाइड चाहिए या कीटोन। बिल्कुल। अच्छा, अल्कोहल के अलावा हाइड्रोकार्बन भी तो होते हैं, उनसे भी बन सकते हैं एल्कीन या एल्काइन? हाँ, हाइड्रोकार्बन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एल्कीन से बनाने का एक क्लासिक तरीका है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोन से तोड़ना। हाँ, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ना, उसे ओजोन O3 से तोड़ते हैं। पहले एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइड। फिर जिंक डस्ट और पानी डालकर उस ओजोनाइड को तोड़ते हैं, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों? ये निर्भर करता है कि एल्कीन कैसा था, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या लगा था, हाइड्रोजन थे या एल्किल ग्रुप। ये मेथड डबल बॉन्ड को ठीक बीच से काट देता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देता है। अच्छा, कैंची की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। तो आपको 2 एल्डिहाइड मिल सकते हैं, या 2 कीटोन, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। समझ गई। और एल्काइंस, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? एल्काइंस में पानी जोड़कर भी बना सकते हैं। जलयोजन, हाइड्रेशन कहते हैं इसे। पानी जोड़कर ट्रिपल बॉन्ड में? हाँ, इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और थोड़ा सा मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है। इसमें एक मजेदार चीज होती है, पानी जुड़ने से पहले एक इनॉल बनता है। इनॉल? हाँ, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो, इन, और उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH ग्रुप भी हो, ऑल, इनॉल। अच्छा। लेकिन ये इनॉल स्टेबल नहीं होता।
अस्थिर होता है। वो फौरन रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन? अगर सबसे सिंपल अल्काइन एसिटिलीन लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। बाकी ज्यादातर अल्काइन कीटोन देते हैं। ये तो हुए सामान्य तरीके जिनसे दोनों बन सकते हैं कुछ हद तक। हाँ, जनरल मेथड्स कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है असली मजा तो शायद स्पेसिफिक तरीकों में है, जहां हम तय करें कि भाई सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है या सिर्फ कीटोन। बिल्कुल। जैसे एसिल क्लोराइड RCOCl, वो तो काफी रिएक्टिव होते हैं ना? हाँ, बहुत रिएक्टिव और इसीलिए बहुत काम के भी हैं। क्लोराइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाता है। अच्छा, तो उनकी इस रिएक्टिविटी का फायदा उठाकर हम कंट्रोल तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। यहाँ फिर से कंट्रोल वाली बात आ जाती है। तो एसिल क्लोराइड से सिर्फ एल्डिहाइड कैसे बनेगा? क्या सीधा रिडक्शन कर दे? हाँ, रिडक्शन ही है, लेकिन सावधानी से। इसके लिए एक बहुत फेमस रिएक्शन है, नाम वाली रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड, हाँ ये नाम तो सुना है। हाँ, इसमें एसिल क्लोराइड को हाइड्रोजन गैस से ट्रीट करते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। पैलेडियम, PD। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। पैलेडियम बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर उसे अकेला छोड़ दें तो क्या होगा? वो एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड पर रोकेगा नहीं, सीधा अल्कोहल तक ले जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। ओहो, फिर वही दिक्कत, मतलब ओवरशूटिंग। बिल्कुल। इसलिए रोजेनमुंड रिडक्शन में पैलेडियम कैटलिस्ट को बेरियम सल्फेट BaSO4 के साथ मिलाते हैं। कहते हैं कि कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया। पॉइजन, जहर दे दिया। हाँ, एक तरह से। BaSO4 क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, उसे थोड़ा सुस्त बना देता है। अच्छा, ताकि वो एल्डिहाइड पर ही रुक जाए। एग्जैक्टली। ये जहर असल में एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, रिएक्शन हो पर लिमिट में। तो RCOCl से RCHO बन जाता है और HCl निकल जाता है। कमाल है। कैटलिस्ट की ताकत को कम करना ताकि मनचाहा प्रोडक्ट मिले। बहुत बढ़िया। हाँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ऐसी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं। और अगर एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाना हो तब? क्या? उसके लिए अलग तरीका है। हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं डाई एल्किल कैडमियम से, R2CD। डाई एल्किल कैडमियम, ये क्या चीज है? इसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX और कैडमियम क्लोराइड CdCl2 से। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत रिएक्टिव होता है। हाँ, बहुत। और यहीं कैडमियम वाला रिएजेंट काम आता है। ये जो R2CD है, ये ग्रिग्नार्ड से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव? तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि ये एसिल क्लोराइड से रिएक्ट करके कीटोन R-COR तो बना देता है। लेकिन फिर जो कीटोन बना उससे आगे रिएक्ट नहीं करता। अगर हम सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते तो वो कीटोन से भी रिएक्ट कर जाता और टर्शरी अल्कोहल बना देता। ओह अच्छा, तो कैडमियम वाला रिएक्टेंट कीटोन पर रुक जाता है। हाँ, तो ये फिर से सेलेक्टिविटी का कंट्रोल का उदाहरण है। रिएक्शन हुई 2R-COCl प्लस R2CD इक्वल्स 2R-COR प्लस CdCl2। ये तो बहुत स्मार्ट है, मतलब रिएक्टिविटी चुनकर प्रोडक्ट कंट्रोल करना। बिल्कुल। और एरोमेटिक कीटोन, जैसे बेंजीन रिंग पर कीटोन ग्रुप लगाना हो? उसके लिए तो एक बहुत ही क्लासिक, बहुत जरूरी रिएक्शन है, फ्रीडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रीडेल-क्राफ्ट्स, हाँ ये भी सुना है। हाँ, इसमें एसिल क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन सीधे एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन से करवाते हैं। सीधे बेंजीन से? हाँ, लेकिन एक लुइस एसिड कैटलिस्ट चाहिए होता है, जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अच्छा, तो वो एसिल ग्रुप को सीधे बेंजीन रिंग पर चिपका देता है। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है और एरोमेटिक कीटोन तैयार। वाह। तो एक ही चीज, एसिल क्लोराइड, और उससे एल्डिहाइड भी बन गया, एलिफैटिक कीटोन भी और एरोमेटिक कीटोन भी, बस रिएजेंट बदलना पड़ा। हाँ, यही तो सिंथेसिस की प्लानिंग है। आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से रास्ता चुनना पड़ता है। ये सच में दिखाता है कि कितना कंट्रोल है केमिस्ट के पास। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, अब एसिल क्लोराइड से आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, नाइट्राइल, साइनाइड भी कहते हैं कॉमनली। इनसे भी कुछ बन सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन? हाँ, नाइट्राइल भी काफी वर्सेटाइल है, इनसे भी दोनों बना सकते हैं। अच्छा, पहले एल्डिहाइड की बात करें, कैसे? एक तरीका है क्लासिक मेथड, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामों से भरी पड़ी है। स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं, नाइट्राइल को पहले रिड्यूस करते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl से। ठीक है। इससे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है और एक इमाइन इंटरमीडिएट बनता है, RCH = NH जैसा।
इमाइन। हाँ, फिर इस इमाइन इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं पानी और एसिड के साथ, तो वो एल्डिहाइड RCHO में बदल जाता है। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। 2 स्टेप। क्या कोई और तरीका भी है, थोड़ा सीधा? हाँ, एक और बहुत काम का रिएजेंट है आजकल, DIBALH। DIBALH, ये कैसा नाम है? डाई आइसोब्यूटेल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लंबा नाम है इसलिए सब DIBALH बोलते हैं। अच्छा, DIBALH, ये क्या करता है? ये भी नाइट्राइल को रिड्यूस करता है, पहले इमाइन तक ले जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड मिल जाता है। तो स्टीफन जैसा ही हुआ? प्रोसेस थोड़ा अलग है पर प्रोडक्ट वही है। लेकिन DIBALH की एक खास बात है, इसकी सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब ये चुनकर काम करता है। मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल में नाइट्राइल ग्रुप के अलावा कहीं और डबल बॉन्ड भी है। हाँ, तो DIBALH अक्सर सिर्फ नाइट्राइल को ही छेड़ेगा, उस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, उसे अछूता छोड़ देगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक हुआ। हाँ बिल्कुल, ये केमिकल प्रिसीजन या रासायनिक सटीकता बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते वक्त बहुत काम आती है। जब आप अणु के एक हिस्से को बदलना चाहें पर दूसरे को नहीं। ये DIBALH तो कमाल का टूल है फिर। हाँ, मॉडर्न सिंथेसिस में काफी इस्तेमाल होता है। और नाइट्राइल से कीटोन, वो कैसे बनेगा? कीटोन के लिए हम नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से करवाते हैं। फिर से ग्रिग्नार्ड? हाँ, ग्रिग्नार्ड का जो R- ग्रुप है वो नाइट्राइल के कार्बन पर अटैक करता है। अच्छा, इससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर कीटोन RCOR- मिल जाता है। तो इसमें कीटोन का एक हिस्सा R नाइट्राइल से आया, हाँ। और दूसरा R- ग्रिग्नार्ड से। बिल्कुल, तो आप अलग अलग R और R- वाले कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, समझ गई। अब थोड़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड पर आते हैं, जैसे बेंजाल्डिहाइड। हाँ, C6H5CHO। इसे बनाने में क्या खास बात है, खासकर अगर हम टोलुइन से शुरू करें, मतलब बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप? हाँ, टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाना, इसमें फिर से वही कंट्रोल्ड वाली चुनौती है। क्या चुनौती है? टोलुइन का जो मिथाइल ग्रुप है -CH3, वो ऑक्सीडेशन के लिए बहुत उत्सुक रहता है। अगर हम कोई नॉर्मल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो वो रुकेगा नहीं। मिथाइल ग्रुप सीधा कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड CHO बीच में नहीं रुकेगा? नहीं, वो स्टेज बहुत क्षणिक होती है, उस पर रोकना मुश्किल है। तो फिर कैसे रोकेंगे? इसके लिए फिर से स्पेसिफिक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के तरीके चाहिए, और यहाँ भी कुछ नाम वाली रिएक्शंस हैं। अच्छा, जैसे? एक है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड? हाँ, इसमें हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से। क्रोमिल क्लोराइड? हाँ, ये खास रिएजेंट है, इसे कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जैसे इनर्ट सॉल्वेंट में यूज करते हैं। ये मिथाइल ग्रुप को कंट्रोल्ड तरीके से ऑक्सीडाइज करता है। पहले एक क्रोमियन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे पानी से ट्रीट करने पर बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। ये सीधे मिथाइल ग्रुप पर काम करता है? हाँ, मिथाइल के CH बॉन्ड्स पर। ये एक तरीका हुआ, और कोई भी है? हाँ, एक बिल्कुल अलग अप्रोच है, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच? जी, इसमें हम टोलुइन से शुरू नहीं करते, हम सीधे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। बेंजीन से? तो फिर मिथाइल ग्रुप तो है ही नहीं। नहीं, इसमें हम सीधे बेंजीन रिंग पर ही एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगाते हैं। इसे फॉर्मुलेशन कहते हैं। सीधे CHO ग्रुप जोड़ना कैसे? इसके लिए बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के मिक्सचर से। CO और HCl? हाँ, हाई प्रेशर पर, और कैटलिस्ट लगता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। तो ये सीधे बेंजीन पर CHO ग्रुप जोड़ देता है। ये तो बिल्कुल अलग फिलॉसफी हुई, इटार्ड में मौजूद ग्रुप को बदलना और गटरमैन कोच में नया ग्रुप ही जोड़ देना। हाँ बिल्कुल, 2 अलग अलग रणनीतियां। क्या टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के और भी तरीके बताए गए हमारे सोर्स में? हाँ, 2 और का जिक्र है। एक में क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड? हाँ, इसमें पहले एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, फिर हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड मिल जाता है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड है साइड चेन क्लोरिनेशन। इसमें पहले टोलुइन की मिथाइल ग्रुप पर 2 क्लोरीन लगाते हैं। Cl2 से रिएक्शन? हाँ, लाइट की उपस्थिति में तो बेंजाइल क्लोराइड C6H5CHCl2 बनता है, फिर उसे पानी के साथ गर्म करके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। तो मतलब कई रास्ते हैं एक ही मंजिल तक पहुंचने के। बिल्कुल, हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं। वाकई ये नाम रोजनमोंड, स्टीफन, इटार्ड,
गाटामान कोच, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो केमिस्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहानियां हैं। हाँ, कह सकते हैं हर नाम के पीछे एक चुनौती और उसका हल छिपा है। चलिए अब एक आखिरी क्लास की बात करते हैं, एस्टर, RCOR-। एस्टर, हाँ। हमने डाइबाल H का जिक्र किया था नाइट्राइल के साथ। क्या वो एस्टर पर भी काम करता है? क्या एस्टर से एल्डिहाइड बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। डाइबाल H एस्टर को भी सेलेक्टिवली रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना सकता है। ये डाइबाल H का एक और कमाल है। एस्टर से एल्डिहाइड, ये कैसे होता है? वो एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में बदल देता है। OR- ग्रुप निकल जाता है। क्या यहाँ भी कोई खास कंडीशन है, जैसे नाइट्राइल के साथ सिलेक्टिविटी थी? हाँ, यहाँ तापमान बहुत जरूरी है, टेम्परेचर कंट्रोल। ये रिएक्शन आमतौर पर बहुत लो टेम्परेचर पे की जाती है। लो टेम्परेचर कितना? करीब 195 केल्विन, मतलब -78 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा। -78? क्यों? ताकि रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाए। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डाइबाल H एल्डिहाइड को भी आगे रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकता है। फिर वही ओवरशूटिंग वाली बात। हाँ, तो लो टेम्परेचर यहाँ फिर से कंट्रोल और सिलेक्टिविटी के लिए जरूरी है। RCOOR से RCOHO बन जाता है। ठीक है, तो मतलब डाइबाल H नाइट्राइल और एस्टर दोनों को एल्डिहाइड में बदल सकता है सही परिस्थितियों में। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी पड़ताल एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के कई तरीकों की। हमने देखा अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल, एस्टर। कितनी अलग अलग चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और हर एक के साथ अपनी चुनौतियां और अपने समाधान हैं। और हर तरीके के पीछे एक लॉजिक है, एक प्रिंसिपल है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण। हाँ, आपको क्या चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन, इसके लिए सही तरीका चुनना, सही रिएजेंट चुनना, जैसे PCC या CrO3, PDBSO4 या R2CD या फिर डाइबाल H का इस्तेमाल, और सही कंडीशन चुनना, जैसे रोजनमुंड में कैटलिस्ट को पॉइजन करना या डाइबाल H के लिए लो टेम्परेचर रखना। हाँ, ये सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिएक्टिविटी को समझना है और उसे अपनी मर्जी से मोड़ना है। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की कला भी है और विज्ञान भी। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये जो हमारी क्षमता है लैब में अणु बनाने की, ये हमें प्रकृति की नकल करने में या उससे बेहतर करने में कैसे मदद करती है? प्रकृति भी तो कमाल के अणु बनाती है एंजाइम की मदद से। हाँ, बिल्कुल। वो भी बहुत हल्के तापमान और दबाव पर और अविश्वसनीय सटीकता से। हमारी विधियां है तो बहुत चतुर, पर कभी-कभी हार्श कंडीशंस लगती हैं, खतरनाक रिएजेंट लगते हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और आज की केमिस्ट्री में ये एक बड़ा सवाल भी है, एक बड़ा लक्ष्य भी। क्या लक्ष्य? यही कि हम इन महत्वपूर्ण कंपाउंड्स को बनाने के और भी बेहतर तरीके खोजें, ज्यादा एफिशिएंट हों, ज्यादा सेलेक्टिव हों और ज्यादा सस्टेनेबल हों, मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर हों। ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ। हाँ, ग्रीन केमिस्ट्री। शायद ऐसे कैटलिस्ट सिस्टम बने जो एंजाइम की तरह काम करें, या ऐसी प्रक्रियाएं हों जिनमें कम एनर्जी लगे, कम वेस्ट बने। इन संश्लेषण विधियों का भविष्य शायद इसी दिशा में है। तो अगली बार जब हम कोई दवा देखें या कोई परफ्यूम इस्तेमाल करें या किसी प्लास्टिक को छुएं जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो हम सोच सकते हैं कि उसे बनाने के पीछे कितनी रासायनिक सोच, कितनी सरलता और कितना नियंत्रण लगा होगा। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में हम इन्हें शायद और भी बेहतर और भी सफाई से कैसे बना पाएंगे। यही विज्ञान की प्रगति है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद।